बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग सब अच्छे से होगे एंड पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि कमिंग 2 मंथ्स में मैं एनटीएससी का पोर्शन कंप्लीट करूंगा 9th एज वेल एज 10th। अब आपको ये मत कहना सर सोशल और केमिस्ट्री बायोलॉजी के लेक्चर्स नहीं आ रहे, बेटा वो भी बहुत जल्द आने शुरू हो जाएंगे। अभी आप लोग फिजिक्स खत्म कर लो, उसके बाद वो भी आ जाएगा। ठीक है। तो आज जो है हम लोग 9th का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मोशन के बेटा लेक्चर्स मैंने पूरे डाले हैं, एक बार उनको देख लो। स्टेज 1 हो स्टेज 2 हो, दोनों में आपके एकदम बढ़िया जाएगा। मोशन के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे अगर आपने वो थ्योरी सारी की सारी पढ़ ली तो। समझ रहे हो। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं 10th का भी एक चैप्टर मैंने पिक कर लिया है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइट चैप्टर से। ठीक है। तो लाइट मतलब 10th और 9th दोनों पैरेलल चलता रहेगा। तो जो बच्चे भी 10th में पढ़ रहे हैं वो भी 10th के लेक्चर्स देख सकते हैं आराम से। तो उनके सर क्या आप एनटीएससी के लिए पढ़ा रहे हो तो मेरा बोर्ड्स का प्रिपरेशन नहीं होगा? नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि मैं जो लेक्चर्स आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहा हूँ। बस उसी थ्योरी को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके डीप में चला जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो। तो सारे टॉपिक्स आपके एज इट इज खत्म हो रहे हैं। ठीक। और आईसीएसई वाले बच्चों का लाइट चैप्टर जो है वो क्लास 9th में ही है ना। तो आप लोग देख सकते हो। तो आईसीएसई वाले बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर लाइट। क्या है सर लाइट? पहले लाइट को थोड़ा समझते हैं कि क्या है, और आखिर इसके ऊपर बहुत सारी बच्चों थ्योरी आ रखी है। ठीक है। किन किन साइंटिस्ट ने आके क्या क्या किया वो सारी चीज पहले पढ़ते, फिर अपन लाइट पे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले अगर बच्चा मैं बात कर रहा हूँ कि भाई साहब कोई मुझे यही समझा दो कि आखिर ये लाइट होता क्या है। ठीक है, कि सर लाइट एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर मैं बाय डेफिनेशन बोलूं तो बच्चा इट इज अ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में क्या है ये? इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन। तो क्या मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा? इट इज अ इनविजिबल form of energy which gives us a sensation of vision। तो बच्चा लाइट एक आपका इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है। समझ रहे हो। इसको मैं अच्छे से एलेबोरेट करूंगा, टेंशन मत लो। कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे विजिबल रेंज से हमें दिखाई नहीं देता है, बट ये हमें सेंसेशन ऑफ विजन होता है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। अब बोलोगे सर है क्या बात करो, लाइट तो दिखाई देती है, बल्ब जल रहा होता है तो पूरे रूम में रोशनी भर जाती है। मैंने कहा बेटा लाइट जैसे, मैंने कहा सूरज कैसे रोशनी आती है, तो क्या तुम्हें ऐसे रेस की तरह दिखाई देती है क्या? ये रही सूरज की रोशनी आ रही है। हमें तो लगता है रोशनी है, आसपास की सारी चीजें दिखती है, चाहे वो बादल हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, सब चीजों को हम देख पाते हैं। किसकी वजह से? रोशनी की वजह से। पर रोशनी खुद नहीं दिखाई देता है कि उसमें एनर्जी है, कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा सर, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई बट क्लियर नहीं हुई। तो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं लाइट की कि आखिर लाइट पे क्या क्या भी होने वाला है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो बच्चा याद करो, आपने बचपन से सबसे पहला साइंटिस्ट जो आपने अपनी लाइफ में सुना होगा, आई थिंक न्यूटन के बारे में सुना होगा। बचपन में हम लोगों ने ये याद है आप लोग को, एक वो जोक भी बनता था कि अगर न्यूटन के सर पे अगर काश सेब गिर गया होता तो हमें इतनी फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ी होती। बात तो सही है, भाई साहब ने इतने सारे लॉज दे दिए ना कि क्या ही बताएं। महान इंसान तो थे, इसमें कोई शक नहीं है। चल, तो सबसे पहले लाइट के ऊपर जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी वो थे न्यूटन। ठीक है बच्चा। तो सबसे, अब मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, हम बस थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ेंगे। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी, हिस्ट्री मतलब थ्योरी नहीं हिस्ट्री पढ़ के फिर आगे आएंगे मेन चैप्टर्स पे। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं बच्चा कि जो लाइट है, लाइट के ऊपर सबसे पहले जिन्होंने शोध किया था, समझ रहे हो, जिन्होंने शोध किया था और थ्योरीज दी थी वो थे न्यूटन। फर्स्ट पर्सन न्यूटन। अच्छा, न्यूटन ने बच्चा क्या कहा था कि लाइट क्या है? कि लाइट जो होता है बच्चा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वेरी स्पीड, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। बात समझना कि जो लाइट है इट्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसके अंदर होते हैं एनर्जी नहीं पार्टिकल्स। इसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स।
मतलब अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है तो हम लाइट नहीं, मतलब हमने तो बोले लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और उस वो जो रे कह रहा हूं मैं, ये रे लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब रेस की फॉर्म में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो उस रेस के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, पार्टिकल। तो इनकी जो थ्योरी थी इसको हम लोग बोलते हैं, इन्होंने जो थ्योरी दिया था उसका नाम दिया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। समझ रहे हो? तो न्यूटन के हिसाब से क्या था, आपको क्या समझना है कि न्यूटन के हिसाब से क्या था कि सर लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और लाइट के रेज में क्या होते हैं, ऐसे छोटे 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 क्या पैकेट्स होते हैं, जिनको हमने क्या कहा, हमने नहीं न्यूटन ने कहा पार्टिकल्स। समझ में आ गया? ये न्यूटन की थ्योरी थी। ठीक, अच्छा सर, तो न्यूटन ने कहा, सबने न्यूटन की बात मान ली, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ थे, मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, तो उनकी बात सब लोगों ने मान ली, और उन्होंने एक्सप्लेन करके भी दिखाया कि लाइट्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कैसे ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, कैसे प्रूव करें। तो दो कार्डबोर्ड को ले लिया, ऐसे समझो, और दोनों कार्डबोर्ड में छेद कर दिया, ठीक है, और जब दोनों छेद अगर आसपास आएंगे तो हमें इस पार से उस पार तक दिखाई देगा, और जब कार्डबोर्ड को आगे पीछे कर देंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो इसीलिए जब आपने दोनों होल्स को आगे पीछे कर दिया, अगर आप उसको आगे पीछे ऐसे कर दोगे तो लाइट अब मतलब इसमें से निकल रहा है और इधर टकरा जा रहा है। समझ लो कि दो छेद रहेगा तभी तो ऐसे आर पार दिखेगा, अगर आगे पीछे हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से उन्होंने प्रूफ कर दिया। मान लो ऐसे रोशनी मारा, सामने इंसान को खड़ा कर दिया, पीछे शैडो पड़ गया, तो जो ब्लैक वाला पोर्शन था जहां लाइट नहीं पड़ रहा था उसी को तो हम शैडो बोलते हैं, और जो लाइट यहाँ पे ऐसे टकरा रहा था तो पीछे जो शैडो का फॉर्मेशन हुआ तो उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए ये पोर्शन पे हमें लाइट दिखाई दे रही है, और पीछे जहां शैडो बन रहा है वहां लाइट नहीं पहुंच रही है। समझ में आ गया? तो जो सबसे पहले जो थ्योरी दिया था बच्चा, वो दिया था न्यूटन भाई साहब ने दिया था, न्यूटन सर ने, सर आइजैक न्यूटन ने। ओके, तो ये थ्योरी चलती है कि लाइट्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें दे दी। अब क्या हुआ आगे चल के, इसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट बच्चा हाइजन। ठीक है, हाइजन ने कहा कि नहीं, जो लाइट है वो जब प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगेट का मतलब होता है बच्चा जब चलती है या बढ़ती है, तो वो तो न्यूटन ने क्या कहा था कि वो जब प्रोपोगेट करती है तो रेस के फॉर्म में, और रेस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। जबकि हाइजन भाई साहब ने कहा कि नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में प्रोपोगेट नहीं करते, वो कैसे प्रोपोगेट करते हैं, वेव्स फॉर्म में। कैसे वेव्स? वेव्स देखो ना, ऐसे पानी में ऐसे गिरा देते हैं तो ऐसे करके वेव बनना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? तो जो हाइजन भाई साहब थे उन्होंने कहा कि जो लाइट है एक्चुअली में पार्टिकल नेचर नहीं, कैसा नेचर शो करता है, इट शोज वेव नेचर, मतलब वो प्रोपोगेट करता है, इट्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, अब इन्होंने ऐसे ही तो नहीं बोला होगा, कुछ तो रीजन रहा होगा तभी कैसे बोला होगा। इन देखो जो हाइजन थे, इन्होंने बच्चा यहाँ पे एक फिनोमिनन एक्सप्लेन करके दिया था, इंटरफेरेंस। समझ रहे हो? इंटरफेरेंस, और यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं डिफ्रैक्शन। ठीक है, जब देखो इंटरफेरेंस क्या होता है सर, डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो क्या होता है मैं इसको जरा समझाता हूं। डिफ्रैक्शन हल्का सा फील लेते हैं। देखो बच्चा वो क्या है, यहां पे देखो बच्चा लाइट क्या हो रहा है, अभी आपको मोटा सा दिखाई दे रहा है इस मार्कर का शैडो, जैसे जैसे मैं पीछे कर रहा हूं देखो शैडो क्या हो रहा है, डिम होते जा रहा है। देखो मोटा से इसका पतला 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 पतला, एक टाइम ऐसा आ रहा है कि अब शैडो दिखना एकदम बंद हो गया है। तो सर क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो हाइजन जो थे उनके हिसाब से क्या था कि वेव कैसे ट्रेवल करते हैं, सॉरी लाइट कैसे ट्रेवल करता है, तो सर लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, मतलब ऐसे करके, ऐसे देखो ऐसे वेव्स 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 वेव्स, कुछ ऐसा समझ रहे, ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वही मैंने कहा ये मान लो उठा हुआ, ये अंदर घुसा हुआ, ये उठा हुआ घुसा हुआ, ऐसे टुचुक करके चलता है। तो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि वो क्या है कि हाइजन के हिसाब से लाइट कैसे प्रोपोगेट करता है, वेव्स फॉर्म में। तो डिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा, देखो जरा समझो, इस चीज को हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं वेव नेचर से। क्या होता है, कभी आप लोगों ने बेटा पत्थर, पानी में अगर कभी पत्थर डालते हो तो आपने देखा हो कि वेव्स ऐसे बन के जाती हैं, और कोई अगर हार्ड सरफेस होता है वहां से टकराने के बाद फिर से एक नया वेव जनरेट हो जाता है, नहीं होता है? अपन ने ऐसे डाला पानी में, ठीक, तो ये वेव ऐसे ऐसे बनती है, और कोई हार्ड सरफेस होता है तो वहां से टकराने के बाद फिर उल्टा वेव चलने लग पड़ता है। ध्यान दियो, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है जरा समझो,
कि मैंने कहा कि मान लो कोई एक सोर्स है पीछे रखा हुआ, तो यहां से बच्चे ऐसे करके वेव चल रही है, समझे। अब मान लो कोई वेव अगर यहाँ आके टकरा गई ऐसे करके, तो जिस पॉइंट पे टकराई अब वहां से नया वेव बनना शुरू होगा ऐसे करके, समझ लो, ऐसे करके वेव बनना शुरू होगा, यहाँ टकराई तो यहाँ पे वेव बनना शुरू होगा, समझे। तो अगर मान लो हमने स्क्रीन को लाके अगर यहाँ पे ही रख दिया है, स्क्रीन, समझ रहे हो, स्क्रीन को अगर लाके हमने रखा है, तो आप देखो कि ये ब्राइट वाला पोर्शन यहाँ तक पहुंच रखा है, ब्राइट वाला पोर्शन जहाँ पे रोशनी पहुंच गई है, तो जहाँ पे ब्राइट है तो स्क्रीन में ये वाला जो पोर्शन इधर से इधर और इधर से इधर ये ब्राइट दिखाई देगा। अब मान लो स्क्रीन को मैं जैसे जैसे बच्चा पीछे करते जा रहा हूँ, देखो पीछे करते जा रहा हूँ स्क्रीन को, वैसे वैसे ये लाइट और अंदर की तरफ घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है। तो ये जब जितना अंदर घुसेगा तो अंदर वाला पोर्शन क्या हो गया, ब्राइट, तो शैडो हो गया गायब। समझ में आया क्या हुआ कि यहां पे देखो इस पॉइंट को कि यहां पे क्या था कि बच्चा वेव ऐसे ऐसे बन रहा था। अब मान लो कोई वेव अगर आके यहाँ पे टकराई होगी तो यहाँ से नया वेव बनना शुरू हो। तो मैं इसको ना थोड़ा बड़ा सा बना के दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। देखो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना के दिखाता हूँ। जगह कहाँ पे है, इसको जरा नोट कर लोगे, ये वाला पोर्शन नोट कर लो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। क्या हो बच्चा, मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, समझ रहे हो, अरे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया है जो लाइट को पार नहीं होने देगा, ठीक। और मैंने कहा कि यहाँ पे लाइट का सोर्स है, न्यूटन के हिसाब से लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में, और हाइजीन के हिसाब से लाइट कैसे ट्रेवल करता है बच्चा, ऐसे वेव्स की फॉर्म में, ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो। तो अगर कोई वेव बच्चा यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराएगा या कोई वेव इस पॉइंट पे टकराएगा तो यहाँ से बच्चा वेव ऐसे बनना शुरू होगा, छोटा छोटा, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके वेव बनना शुरू होगा, इधर से भी वेव बनना शुरू होगा, आगे ऐसे प्रोपोगेट करेगा ना। तो जब ऐसे प्रोपोगेट करेगा तो आप खुद सोचो, अगर मेरी स्क्रीन अगर यहाँ पे इस जगह पे मैंने अगर स्क्रीन कहीं रख दी ऐसे, ये देखो ब्लू वाला, ऐसे स्क्रीन रख दी, तो इस वाले स्क्रीन में देखो बेटा लाइट, मैक्सिमम जो लाइट है मतलब जो यहाँ से जो वेव जनरेट हुआ है, देखो यहाँ 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 तक वाला पोर्शन, इस यहाँ तक वाला ये पोर्शन, और यहाँ से मान लो ये वाला पोर्शन तक, ये वाला पोर्शन तक, तो ये जो पोर्शन होगा बच्चा यहाँ पे हमें शैडो दिखाई देगा डार्क, समझ रहे हो, और इसके ऊपर वाला सब क्या दिखाई देगा, ब्राइट। अब लेकिन अगर इसी स्क्रीन को मैं अगर पीछे कर दूंगा और ज्यादा पीछे कर दूंगा तो इन वेव्स को बेटा और फैलने का मौका मिल गया ना, और फैलने का मौका मिल गया ना, इधर से भी फैलने का मौका मिल गया ना, इधर से भी फैलने का मौका मिल गया ना। तो हमने भी लाइट से देखा था ना, लाइट से देखा था ना कि जब पीछे कर दिए तो शैडो बनना बंद हो गया था, शैडो की सारी लाइट इसके पीछे से घुसते जा रही, घुसते जा रही। अब जितनी लाइट अंदर घुस जाएगी तो अब ये जो शैडो बन रहा था पीछे बनना बंद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, समझ गए। वैसे बुक में लिखा होता है बेकनिंग ऑफ लाइट, ठीक है, एट अ शार्प एंड, दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। बट ये चीज जो हो रही थी ना, इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, किससे, पार्टिकल नेचर से, क्योंकि पार्टिकल नेचर बोलता था कि लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन में। और ये जो फिनोमेनन हो रहा था इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, समझ में आएगा। जैसे और भी अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं तो अगर आप लोग शैडो देख रहे हो, ऐसे करके देख लो शैडो बन रहा है, जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूं तो आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। देख मैंने लाइट ऐसे जलाया तो आपको अगर मेरे हाथ का शैडो अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप कभी भी देखना बच्चा, शैडो का जो एंड वाला पोर्शन होता है ना, ये कहा गया ऐसा, हाँ देखो ये शैडो जो दिख रहा है, तो ये वाला पोर्शन आपको बढ़िया डार्क दिखाई देगा, बट इसका जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर वाला पोर्शन, वो आपको ना तो ज्यादा डार्क दिखाई देगा, ना तो ज्यादा डार्क दिखाई देगा, ना तो ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा, एकदम कॉर्नर, एकदम जो बॉर्डर है उसका। तो ये भी डिफ्रैक्शन ही है। अब इस चीज को ना पार्टिकल नेचर से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि पार्टिकल नेचर बोलते हैं कि उसमें तो क्या है, पार्टिकल्स है, एनर्जी के पार्टिकल्स है, और वो जाके स्ट्राइक करते हैं किसी जगह पर, उस जगह को ब्राइट कर देते हैं, समझ रहे हो। तो अब जब स्ट्राइक जाके कर ही रहे हैं तो जहां पड़ा वहां ब्राइट, जहां नहीं पड़ा वहां डार्क। बट बॉर्डर का ये जो फिनोमेनन है, इस चीज को हम लोग किससे एक्सप्लेन कर पाते हैं, वेव से एक्सप्लेन कर पाते हैं। समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि हाइजीन जो था वो सपोर्ट करता था वेव नेचर को, और इससे हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो न्यूटन तुम्हें क्या लगता है गलत हो गया और हाइजीन सही हो गया। अब देखो अब क्या होगा,
तो हाइजीन ने ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। आप लोग हायर क्लास में जब जाओगे ना तो और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे, तो अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सर और बताइए, अब सुनो, हाइजीन के बाद बेटा फिर आए मैक्सवेल। कौन आए? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने भी इनडायरेक्टली, या फिर आप समझ लो इन रॉ, अभी आप याद रखो कि इन्होंने भी वेव थ्योरी को ही सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया बच्चा? वेव थ्योरी को। इन्होंने कहा कि जो लाइट प्रोपोगेट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, जिसको कोई मीडियम रिक्वायर नो मीडियम टू प्रोपोगेट। समझे कि इसको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है बेटा? EMW का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इसमें क्या होता है ना, आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो समझोगे। अगर आपको अभी थोड़ा सा समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, तो आप आगे चल के पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग उस पर डिस्कशन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग टॉपिक से वरना बहुत दूर चल जाएंगे। फिलहाल हमारे दिमाग में है, आप ऐसा समझो इलेक्ट्रिक वेव्स ऐसे चलती हैं और मैग्नेटिक वेव्स ऐसे चलती हैं, और ये लोग दोनों आपस में ऐसे ऐसे डांस करते हुए निकल जाते हैं। समझ रहे हो? कुछ ऐसा होता है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो कुछ ऐसा चलता है। ये रहा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कुछ ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इसी के परपेंडिकुलर चलता है। समझ रहे हो? कुछ ऐसे करके, मतलब एक इस एक्सिस पे और एक इस एक्सिस पे, ऐसे कुछ ऐसा चलता है। अभी उस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, ना हमारे काम का है। अच्छा सर, तो ये किसने कहा? मैक्सवेल ने। अब मैक्सवेल देखो, पहले हाइजेन ने सपोर्ट किया, दुनिया ने मान लिया, मैक्सवेल ने आगे सपोर्ट किया, बोल दिया कि उसने ऐसा, तो अब दो साइंटिस्ट ऐसे हो गए जिन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया? वेव को। बट ऐसा हुआ ना कि फिर एक नई चीज आई। सर अब क्या आया? हाइजीन के बाद क्या हुआ जरा बताइए। तो थोड़ा और सुनो, हाइजीन के बाद बच्चा क्या हुआ? उसके बाद आए एक इफेक्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत 12th में पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेनन है बच्चा, इसमें क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा अगर आइडिया दूं, तो लाइट ऐसे करके आता है, किसी मेटेलिक सरफेस पे टकराता है। किसमें बच्चा? मेटेलिक सरफेस पे, ठीक है। और मेटेलिक सरफेस पे टकराता है जब, तो मेटल्स के पास होते हैं बच्चा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लाइट जो है क्या? एनर्जी। अब ये अपना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल को छोड़ के ऐसे करके उड़ जाता है। उड़ना मतलब इसमें से निकल जाता है। तो जितने रेज यहाँ आके पड़ेंगे उतना ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलने लगता है, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट हमको मिलता है ना इस चार्ज के फ्लो से, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। समझे? ये हम लोग मूवी वगैरह में सेंसर पढ़ते हैं कि दरवाजा खुलते ही अलार्म बज जाएगा, तो वहां पे वैसे ही करके हम लोग एक सेल लगा देते हैं, फोटो सेल, जिसमें लाइट जैसे ही पड़ेगा वैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। और इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज जब फ्लो करने लगता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज फ्लो किया तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल गया, और उससे अलार्म टर्न करके बज जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। चलो ठीक है, हमें उस पर नहीं जाना है। तो ये वाला जो फिनोमेनन था ना, इसको हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। समझ में आया? तो एक साइंटिस्ट आए, प्लैंक्स। कौन है? प्लैंक्स। उन्होंने फिर से पता है किसको सपोर्ट किया? पार्टिकल नेचर को। किसको सपोर्ट किया बच्चा? पार्टिकल नेचर को। तो प्लैंक्स के हिसाब से जो लाइट है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, और उसके अंदर होते हैं एनर्जी के पैकेट्स। उन्होंने क्या नाम दिया इसका? एनर्जी के पैकेट्स, जिनको उन्होंने कहा था क्वांटा। क्या कहा था बच्चा? क्वांटा, ठीक है। ये कौन थे साइंटिस्ट? प्लैंक्स थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर रहते हैं एनर्जी के पैकेट, जिसको हम लोग क्वांटा या फिर फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फोटॉन्स, ठीक है। ये एनर्जी के पैकेट्स हैं। और इस चीज को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग तभी एक्सप्लेन कर पाते हैं जब हम लोग ये मानेंगे कि जो लाइट है वो कैसा बिहेवियर शो करता है। बोलो, लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। अब ये वाला जो प्लैंक्स ने दिया ना कि उसमें एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, इस चीज का यूज किया फिर आइंस्टीन ने। किसने यूज किया? आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने फिर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, समझे?
तो प्लैंक्स ने तो थ्योरी दी कि लाइट में क्या होता है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और उसी से वही चीज की हेल्प से आइंस्टीन भाई साहब ने एक्सप्लेन कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो अब यार बवाल मच गया कि न्यूटन ने कहा पार्टिकल, उसके बाद हाइजन ने कह दिया वेव, मैक्सवेल ने कह दिया वेव, और उसके बाद फिर नए साइंटिस्ट आए कौन, प्लैंक्स, उनके हिसाब से पार्टिकल, आइंस्टीन के हिसाब से भी बच्चा पार्टिकल। तो अब टेंशन हो गया कि यार उसको हम लोग क्या माने लाइट को, सर वेव माने कि पार्टिकल माने, अब आप ही बता दीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चा सुनो, कि अब ये सारी समस्या का जो समाधान था, है ना, ये सारी समस्या का जो समाधान था वो आके दिया डी ब्रॉगली ने, ठीक है, ये सारी समस्या का समाधान आके दिया डी ब्रॉगली ने, समझे। ये नए साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि जो लाइट है, लाइट शोज ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक, समझ गए, लाइट शो ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये भाई साहब दोनों के सपोर्टर थे, समझ गए, ये पार्टिकल नेचर को भी सपोर्ट करते थे और ये वेव नेचर को भी सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टिकल नेचर मानोगे तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाओगे। एक और है कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, अब मैं लिख दे रहा हूं, नाम सुने रहोगे तो कुछ से हर्ज नहीं, कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। और वेव नेचर से हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, समझ रहे हो, पोलराइजेशन, इन सब के बारे में बच्चा आप लोग पढ़ोगे, भी मैं इसको बताने लग पढ़ूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें जरूरत भी नहीं है। मुझे एक थोड़ा सा इसका क्या जानना था, हिस्ट्री जानना था, तो मैंने आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बता दी, दैट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट, तो आप लाइट को कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब इतना लंबा चौड़ा हमने पढ़ लिया, तो कुल मिला के हमारे पास जो कंक्लूजन आया वो क्या आया कि लाइट इज अ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन एंड लाइट शोज ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल एज वेल एज वेव। आपको एमसीक्यू में स्टेज 2 में मिल सकता है कि लाइट कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लाइट शोज ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। आपको इतना पता होना चाहिए कि पार्टिकल नेचर से हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। वेव नेचर से क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इतना आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड में आप लोग जाओगे बच्चों, तो वहां पे आप इन सब के बारे में और अच्छे से डिस्कशन करोगे, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो सर यहां तक तो बात समझ में आ गई इसकी थ्योरी कि लाइट सर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब सुनो, यहां तक पढ़ने के बाद सर आगे क्या है, ये तो सर हम लोगों ने समझ लिया कि लाइट की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। अच्छा सर, तो हमारे दिमाग में लाइट को लेके क्या क्या इमेज बन गया है उस पर चर्चा कर लेते थोड़ी सी। तो लाइट्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोग पार्टिकल, और अब बोलोगे सर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 10th में हम लोग अभी जो भी पढ़ाई करेंगे वो हम लोग इस बेसिस पे, इस पे पढ़ाई करेंगे कि लाइट जो है वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है बच्चा, पार्टिकल, कैसा वाला, पार्टिकल वाला, और विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें क्लास 10th में बस इतना ही जानना है, ठीक है। वेव के बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे पढ़ते हैं जाके क्लास 12th में। अभी हम इस क्लास 10 में यही सिर्फ इसका पार्टिकल नेचर से जो चीजें होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाना चाहिए अभी क्लास 10 के हिसाब से कि लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। वेव्स की फॉर्म में नहीं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये क्लास 10 में हम सिर्फ इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो वेव्स के ऊपर जाके कोई टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। चल, तो सर ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि लाइट क्या क्या है। अब सुनो बच्चा, अब जरा समझते हैं। तो लाइट ट्रैवल है ना स्ट्रेट लाइन, ये बात हमें समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि सुनो क्या होता है, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है तो वहां पे तीन चीजें होती हैं। क्या होता है सर, मैंने कहा कि मान लो अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे ऐसे करके पड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे बच्चा तीन चीजें होती हैं। क्या क्या सर, अब सबसे पहले आप सुनो, जहां पे पड़ा सबसे पहले अपन वहां पे क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल, क्या बनाते हैं बच्चों,
नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाया जाता है? जिस सरफेस पे लाइट पड़ रहा है उस सरफेस के ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन खींच दो, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो जब लाइट पड़ता है किसी सरफेस पे बच्चा, तो वहां पे तीन चीजें होती हैं। ठीक है, वहां पे तीन चीजें होती हैं। ठीक, इसको मान लो मैंने मीडियम 1 बोल दिया और इसको मैंने मान लो मीडियम 2 बोल दिया, और मैंने कह दिया कि ये रेयरर है, समझ लो, और ये सपोज कर लो ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, आगे जाके रिफ्रैक्शन में मैं इसको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज है कि तीन चीजें होंगी, या तो लाइट ऐसे आएगा, टकराएगा और टकरा के एज इट इज चला जाएगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। समझ गए? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि लाइट ऐसे आया, टकराया, टकरा के ऐसे चला गया। तो आया तो मीडियम 1 से ही था ना बच्चा, और टकरा के ऐसे चला गया, तो या तो रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा होता है बच्चा, अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में, कि ऐसे जाके ना थोड़ा ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाता है, बेंड कर जाता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट travels from one medium to other medium। कि लाइट जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बच्चा ट्रैवल करता है तो वो क्या करता है? बेंड हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल के पास मुड़ेगा, नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, इस पे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। बस इतना पता है कि बेंड होगा जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ये ऐसा होता है, समझे? ऐसा होता है, सब कुछ दिखाऊंगा। आप लोग डेली लाइफ में देखते हो, थोड़ा सा सब्र करो अभी। ठीक, तो सर रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, एंड जो तीसरी पॉसिबिलिटीज होती है बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? एब्जॉर्प्शन। कि हो सकता है कि ये मीडियम इस लाइट को एब्जॉर्ब ही कर ले। समझ गए? या तो एब्जॉर्ब कर ले। तो रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट मतलब आगे बढ़ गया। ठीक, तो तीन चीजें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर लाइट अगर मान लो किसी सरफेस पे टकराएगी तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की जगह पे ट्रांसमिशन भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये तीन चांसेस होते हैं जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तब। समझ गए? अब जैसे देखो, अगर कोई, अब देखो कोई भी चीज ना आइडियल नहीं होती। आइडियल इन द सेंस कि कभी भी किसी सरफेस पे 100% रिफ्लेक्शन, 100% एब्जॉर्प्शन या फिर 100% रिफ्रैक्शन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि कहीं पे 99% रिफ्लेक्शन है और बाकी सब चीजें बहुत कम है। हो सकता है कहीं पे 99% रिफ्लेक्शन है, बाकी सब चीजें कम है। हो सकता है कहीं पे 99% एब्जॉर्प्शन और बाकी चीजें कम हो। ये चांसेस है। ठीक, तो लाइट कभी भी अगर किसी सरफेस पे टकराएगा तो ये तीन चीजें होंगी, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर उसको ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट बोल दो, और तीसरा है एब्जॉर्प्शन। समझ गए? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है कहानी, समझो। कि सर ये तीन बातें तो हमें समझ में आ गई कि लाइट जब टकराता है तो ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखो जरा बच्चे रिफ्लेक्शन को थोड़ा और पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या है सर रिफ्लेक्शन? बच्चा रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। अगर सेम मीडियम में वो टकरा के वापस से उसी मीडियम में चला गया तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है बच्चा, ये दो तरीके का होता है। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान देना, क्या तो बच्चा बहुत सिंपल सा, कि अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे टकराता है, आगे किसी सरफेस पे टकराता है, जहां पे बच्चा टकराएगा वहां पे आप बना लीजिए सबसे पहले नॉर्मल, जहां पे
टकराता है वहां पे सबसे पहले क्या बना दीजिए, नॉर्मल, और उसके बाद देखो नॉर्मल, और ये इस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चा, इंसिडेंट रे। और टकरा के बाउंस बैक क्या, सेम मीडियम में। और कभी भी आप लाइट के लिए डायग्राम बनाओगे तो ये एरो बनाना कंपलसरी है। कभी भी लाइट के लिए डायग्राम बनाओगे तो ये एरो बनाना कंपलसरी है, समझ गए। तो देखो क्या होता है, आपने क्लास पहले भी पढ़ा होगा तो परेशान नहीं होना है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, समझ गए। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में हमारे पास नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो अपना इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, दूसरा बच्चा रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल, ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ऑल लाइट इन द सेम प्लेन, सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, समझ गए। तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर ये लाइट आया यहां पे ऐसे करके टकरा रहा है, कुछ ऐसे करके टकराया, तो जहां पे टकराएगा वहां पे हम क्या बना देंगे, इस तरीके से नॉर्मल, ऐसे नहीं नॉर्मल बनेगा, ऐसे नहीं नॉर्मल बनेगा, ऐसे बनाओगे नॉर्मल, समझ गए। और नॉर्मल बनने के बाद, और ये मान लो ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक। तो सब के सब बेटा एक ही प्लेन पे, देखो इसको बोल रहा हूं, ऐसे एक ही प्लेन पे होंगे, समझ गए। अगर लाइट ऐसे आगे टकराया होगा, मान लो ऐसे, इस तरीके से, तो यहाँ पे हम ऐसे करके नॉर्मल बना देंगे, और ये हो गया हमारे पास ऐसे रिफ्लेक्टेड, समझ गए। तो ये अभी भी देखो एक प्लेन पे आ गया। तो तीनों के तीनों रेस क्या होने चाहिए बच्चा, एक ही प्लेन पे होने चाहिए। पहला लॉ ये बोलता है। दूसरा लॉ क्या बोलता है बच्चा, बहुत सिंपल है, सेकेंड लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज होते हैं बच्चा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या है सर, अब बच्चा ये जो रिफ्लेक्शन है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है बच्चा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चा तब होता है जब कोई सरफेस एकदम स्मूथ हो, समझ रहे हो, जब कोई सरफेस एकदम स्मूथ हो, लाइट ऐसे आएगा, यहां पे टकराएगा, यहां पे नॉर्मल बना दीजिए, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, समझिए, I बराबर R, ठीक। सर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब सरफेस इरेगुलर हो, ऐसा कुछ हो, समझ रहे हो, जब सरफेस ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक। तो इस केस में भी अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो होता है, बट यहां जब लाइट आता है तो एक सिमेट्री में दिखाई देता है, जबकि यहां पे जो लाइट आता है वो डिस्टॉर्ट दिखाई देता है, मतलब हर एक टाइम। मान लो कोई लाइट ऐसे आया, यहां पे आके यहां टकरा गया, तो जहां पे टकराया बच्चा वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कैसे करोगे, इस तरीके से, ऐसा कुछ नॉर्मल, और ये रहा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो। कहीं पे अगर सीधा पड़ा, सीधा नहीं, थोड़ा मान लो ऐसे कुछ पड़ा, अगर ऐसे पड़ा तो ऐसे चला जाएगा, ये रहा नॉर्मल, टेढ़ा पड़ेगा तो टेढ़ा चला जाएगा, समझ गए। तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बट एक चीज नोट रखना, क्या, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को दोनों फॉलो करते हैं, ये भी और ये भी, समझ गए। एक और चीज बात, अभी बच्चा आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो तो आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में इतनी सारी चीजें हैं नहीं, तो मैं एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पढ़ा, हाँ ये मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। बच्चा और जो आईसीएसई वाले बच्चे अगर इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तुम लोग का तो क्या बोलते हैं 8th वाले बच्चों का चलता है 9th की बुक, तो 9th में आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक है, तो 9th वाले बच्चे यहाँ से अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, देखो सर यहां तक तो बात समझ में आ गई। चलो रिफ्लेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके। अब आगे हम लोग बात करते हैं मिरर की, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, अब आ जाओ जरा मिरर पे, ठीक है। मिरर सर, मिरर, अरे मिरर जानते हो, अरे भाई साहब शीशा जिसमें सुबह शाम अपनी शक्ल देख के और बोलते हो वाह सर सही तो लग रहा हो ना, वैसे हाँ वीडियो तो सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा मिरर की। मिरर क्या होता है, तो सर मिरर वो है जिसमें हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं, अपनी सुंदरता को निहारते हैं, कितने हम अच्छे लग रहे हैं वो देखते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, तो मिरर बनाया कैसे जाता है उसकी बात करते हैं बच्चा। देखो सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्टर होता है ना, बेस्ट रिफ्लेक्टर,
वो होता है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर बहुत अच्छा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, और अगर हम अपनी शक्ल शीशे में कब देख पाएंगे अच्छे से, जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस मेरे आंखों तक पहुंचेगा, तब मैं उसको देख पाऊंगा। अभी मैं डिस्कशन करूंगा इस टॉपिक पे, जो मैंने अभी बोला आपको कि पहुंच के मेरे आंखों तक पहुंचता है, ये मैं अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि रिफ्लेक्शन वहां पे ज्यादा अच्छा होगा जहां पे लाइट बहुत अच्छे से बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, ये बात समझ में आई। तो मैंने कहा सबसे अच्छा कौन सा है, सिल्वर। मतलब अगर तुम अपनी शक्ल सिल्वर पे देखोगे तो उसमें तुमको सबसे अच्छा दिखाई देगा। ठीक, तो अब सोचो कि अगर सिल्वर का ही शीशा घर घर पे होता तो हर घर में चोरी होता है कि नहीं है? बात सही है ना यार, बाहर में टुल्लू पंप लगा रहता है, चप्पल तक चोरी हो जाता है, तो चांदी का शीशा बचेगा तुमको लगता है? तो राजा महाराजा लोग तो फिर भी अफोर्ड कर सकते थे, हम लोग गरीब लोग कहां से अफोर्ड कर पाएंगे, है ना? तो सर क्या है कहानी? तो मैंने कहा बेटा सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है, तो हमने कहा कि क्या किया जाए। तो सिल्वर के साथ दिक्कत क्या है कि इसका शीशा हम लोग मिरर क्यों नहीं यूज करते हैं? एक तो यार बड़ा एक्सपेंसिव है ना बच्चा, एक तो ससुरा बड़ा एक्सपेंसिव है, दूसरा गैस सील हो जाता है। तो दूसरा इसके साथ दिक्कत क्या है कि बच्चा सिल्वर है तो मेटल ही, अब अगर वो मेटल है तो जाहिर सी बात है जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो खराब हो सकता है, समझ रहे हो? जब वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो कोरेजन की वजह से वो खराब हो जाएगा, समझ लो, उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी, मतलब डिम हो जाएगा। यार मम्मी लोग पायल वायल खरीद के नहीं लाती, नया नया लाती तो मस्त चमक रहा होता है, और कुछ टाइम बाद उसका काम हो गया होता है, डिम हो जाता है, फिर उसको पकड़ के सरफ या फिर हल्दी या गर्म पानी करके चीचे रगड़ के लोग चमका रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत था कि उसमें भाई साहब कोरेजन हो सकता है। ठीक है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आके, तो इस वजह से हम लोग सिल्वर को यूज नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा यार इन दोनों को अगर हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर दें, क्योंकि हमें तो बेस्ट है, हमें तो अपनी शक्ल एकदम मस्त वाली देखनी है भाई शीशे में सुबह सुबह, तो सर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया वो देखते हैं। तो मिरर के लिए हमने क्या किया बच्चा कि एक सिल्वर ले लिया, एकदम पतली सी लेयर, समझ रहे हो, सिल्वर की एकदम पतली सी लेयर, ठीक एकदम शीट जैसा, एकदम पतला, एकदम इतना सा, एकदम छोटा सा, सॉरी एकदम पतला सा, फूक मार दो तो टूट जाएगा, वैसा जैसे वैसे नहीं होता। अरे अपन लोग काजू बर्फी नहीं खाते, उसमें भी सिल्वर का कोटिंग रहता है, तो तुम लोग सिल्वर खाते हो ना भाई साहब, वो रियल सिल्वर होता है, सिल्वर शरीर में जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, समझ गए? चलो देखो, तो उतनी पतली भी नहीं रहती, उससे थोड़ी मोटी रहती है। तो हमने क्या किया, एक मान लो ये मैंने ले लिया सिल्वर, और मैंने क्या किया, इसके आगे बच्चा मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चा? इसके आगे ट्रांसपेरेंट ग्लास, समझ रहे हो, ब्लू वाला जो मैंने बनाया। ठीक, तो अब इससे क्या होगा कि इस तरफ का जो सिल्वर का जो इधर वाला लेयर था, उसका जो कांटेक्ट था बच्चा, वो क्या हो गया, एयर से टूट गया, समझ रहे हो, और इसको एक सपोर्ट भी मिल गया ना, क्योंकि इतना पतला सिल्वर रहेगा, आपको फुक मार देगा, समझ रहे हो, टिकेगा कहाँ यार, क्योंकि एकदम बहुत पतला, जितना अपन लोग पेंट नहीं मारते थे, पतला सा लेयर बन जाता है, वैसा कुछ होता है, समझ लो, वैसी कोटिंग होती है। तो अब एक इतने बड़े कोटिंग को तो हम कहीं रख नहीं सकते थे, हवा से ही टूट जाएगा। तो शीशा लगा देने से दो फायदे हो गए, एक तो उसका एयर के साथ कांटेक्ट भी टूट गया, पानी के साथ, पानी भी गिरेगा तो ग्लास भी गिरेगा ना, सिल्वर पे तो गया नहीं, तो सिल्वर तो अपनी चमक को बरकरार रखेगा। दूसरा तो सर दूसरी तरफ से नहीं खराब हो जाएगा, आपने कहा हाँ एकदम हो सकता है, तो इधर मैंने पकड़ के पेंट कर दिया, समझ लिए। तो पीछे से पेंट, आप लोग देखते हो ना शीशे के पीछे कहीं पे ऑरेंज कलर का, कहीं पे ग्रे कलर का ऐसे पेंट लगाया हुआ रहता है, ठीक है। और आप सोचोगे मैं ऐसे पेंट को निकाल के सर उसमें सिल्वर रख लूं क्या? अबे पेंट के साथ ही सिल्वर निकल जाएगा, बहुत पतला होता है वो, समझ गए? तो इस तरीके से मिरर, तो पहला एक्सपेंसिव खत्म, पतला सा लेयर लिए, कोई मतलब ही नहीं है। और कोरेजन जो वाटर का था उसको पेंट करके और आगे से शीशा लगा के यहां से भी हमने प्रोटेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से बच्चा मिरर का फॉर्मेशन होता है, जो आपको मैंने बताया। आगे क्या है सर? अब आगे समझो, आगे समझो। अब इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। अब सुनो बच्चा, इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्या मैं कह रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है। कितनी रेज चाहिए होती है? मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है, तभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, या करा सकते हैं, या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सुनोगे सर 2 ही रे क्यों? मैं तुमको पहले एक चीज क्लियर करता हूं। जैसे मान लो तुम जब अंधेरे में खड़े होते हो, ठीक है, और कोई बंदा रोशनी में खड़ा होता है, तो जो रोशनी में खड़ा होता है उसको तुम अंधेरे से भी देख लेते हो, लेकिन जो रोशनी में खड़ा वो तुमको नहीं देख पाता क्योंकि तुम अंधेरे में हो। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम उसी चीज को देख सकते हो
तुम उसी चीज को देख पाओगे जब कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट पे जाके टकराए, और टकरा के जब मेरे आंखों में पहुंचेगा तभी मैं उस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं। समझ गए? मैं किसी भी चीज को तभी देख सकता हूं जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराए, और टकरा के जब मेरे आंखों के पास पहुंचेगा तो वो चीज को मैं देख पाऊंगा, नहीं तो नहीं देख पाऊंगा। सर इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो बच्चा, होता क्या है कि तुम अपने घर की छत पे ऊपर खड़े हो, ठीक है, जहां पे अंधेरा है, और सामने से मान लो कोई इंसान ऐसे आ रहा है और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो यहाँ पे रोशनी ऐसे बहुत सारा निकल रहा है। अब रोशनी यार इसके शरीर पे टकरा रही है, टकरा के कहां पहुंच गई? तुम्हारी आंखों के पास। समझ रहे हो? इसके शरीर से लाइट टकरा के कहां पहुंच गई? तुम्हारी आंखों के पास। तो तुम्हारी आंखों के पास लाइट पहुंचा, इसीलिए तुम इस इंसान को देख पाए। समझ गए? तो हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब उसमें से लाइट टकराए, और टकरा के आंखों तक पहुंचेगी तो देख पाएंगे। बट जो इंसान अंधेरे में खड़ा है, क्या उसके ऊपर लाइट आके कोई टकरा रहा है? नहीं सर। तो जब इस पे लाइट टकरा ही नहीं रहा है तो इसकी आंखों तक कहां पहुंचेगा? समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जब लाइट उसमें से टकरा के मेरे आंखों में पहुंचेगा तो मैं उसको देख लूंगा। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। लेक्चर्स लंबे होंगे, पढ़ना भी तो है, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अब सुनो, तो मैंने क्या कहा, एक चीज हमें समझ में आ गई कि सर जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे दो चीजें कि कम से कम दो रेज चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि दो रेज से ही इमेज बनते। बेटा मेरे शरीर पे एक रे थोड़ी आके टकरा रहा होगा, बहुत सारे लाइट आके टकरा रहे हैं, लेकिन जब हम इसको पेपर में ड्रॉ करते हैं ना तो मिनिमम हमें दो चाहिए होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट्स ऑल, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखो जरा, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा प्लेन मिरर की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्लेन मिरर की, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर की प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक। चलो इसको जरा देखते हैं हम लोग। जैसे बच्चा समझो कि मैंने कहा कि ये मालूम मैंने मिरर, और मिरर को हम लोग हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं कुछ टाइम तक क्या ऐसी फिजिक्स में मिरर को ऐसे करते हैं। ये जो ऐसे ऐसे लगा है ये पेंटेड पोर्शन है, ये खुला ग्लास वाला पोर्शन है, ठीक है। अच्छा होता है क्या बच्चा, हमने कहा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम मुझे दो रेज चाहिए होते। कितने चाहिए होते? मिनिमम दो रेज। तो जरा सोचो, मैं इसको दो पार्ट में बनाता हूँ, चूक ऐसे हटा दिया। समझो, मान लो इस मिरर के सामने तुम्हारी शक्ल ऐसे खड़ी है, मैं तुमको थोड़ा सा फील भी दे देता हूँ, ठीक। ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। तुम्हारी बुक में कैसा डायग्राम होता है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैसा होता है आपकी बुक में डायग्राम? जैसे मान लो बच्चा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रेज चाहिए होती है? दो रेज। तो इसकी जो ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी इमेज शीशे के अंदर कब बनेगी? जब लाइट इस पे टकराएगी और टकरा के शीशे के अंदर जाएगी तभी इमेज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ गए? तो जैसे मान लो एक लाइट तो नहीं आके टकरा रही होगी, बहुत सारी लाइट टकरा रही होगी, हर पॉइंट किसी भी पॉइंट पे बहुत सारी लाइट। तो हम अभी किसी दो को ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि मान लो बच्चा इस पॉइंट पे कोई लाइट टकराई और टकराने के बाद ये शीशे की तरफ ऐसे सीधा गई, ठीक है। तो अगर लाइट बच्चा अगर ऐसे गई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 90 डिग्री पे जाके टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि सर 90 डिग्री पे वापस आ जाएगा। समझ गए? पहले मैं बुक वाला डायग्राम बना रहा हूँ, फिर मैं अपना वाला बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो टेंशन मत लो। दूसरा हमने कैसे बनाया कि ये रहा ऐसे जाके टकराया, तो जहां पे बच्चा टकराएगा वहां पे हम क्या बना लेंगे? ऐसे करके नॉर्मल। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप स्केल मतलब स्केल से बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है बच्चा उसको मैंने ऐसे करके एक्सटेंड किया, कुछ ऐसा, समझ रहे हो? तो ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पे जाके मीट की है वहीं पे आपको जाके ये ए डैश दिखाई देगा। मतलब ऐसे करके बेटा इस पॉइंट ए के लिए हमने यहां बनाया तो उसके नीचे वाले का इसके नीचे बनेगा, इसके नीचे वाले का इसके नीचे, ऐसे ऐसे करते करते इसके सारे पॉइंट्स के लिए यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो हमको ये ए और ये ऐसे करके बी डैश दिखाई देगा। बट यहाँ पे थोड़ा फील नहीं है कि सर हम कैसे देख पा रहे हैं, तो वो वाला फील देखो बुक में आपको ये डायग्राम दिखेगा, ठीक। मैं तुम्हें थोड़ा सा फील देता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या है, ठीक है। मैंने कहा, और मैं आपको प्रैक्टिकली भी आप ये घर पे करके देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। मैंने कहा बच्चा मान लो यहाँ पे मैंने कोई रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सर दो रेज चाहिए। तो क्या सर दो रेज हम जरूरी है कि एक सीधा लेके जाए टेढ़ा लेके जाए? मैंने कहा तुझे टेढ़ा ले जाना है तो टेढ़ा लेके जाए, उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता है। क्या मतलब है सर? मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूं ताकि आपके लिए चीजें और आसान हो जाए। देखो ए और ये बी, ठीक। मैंने कहा कि तू सीधा मत ले जा, तुझे टेढ़ा ले जाना तो दोनों रेस को टेढ़ा लेके चल जा, तो तू ऐसे करके टेढ़ा लेकर गया। तो जहां पे बच्चे ये टकराएगा वहां पे हम पहले नॉर्मल बना देंगे ऐसे, समझ गए? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक। अच्छा सर, अब दूसरा बनाना है एक और, तो मालूम मैंने कहा चलो एक और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ऐसे, तो चू यहां जाके ऐसे गया, जहां पे टकराया बच्चा वहां पे क्या बना दें हम लोग ऐसे करके नॉर्मल, समझ रहे हो? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जाएगा, देखो समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से, ठीक। ये रहा आई, सीधा दिख रहा है, ये टेढ़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं ऐसे करके, ठीक। ये रहा आई, ये रहा आर। अब क्या होगा बच्चा, तुम ऐसे पीछे खड़े होकर देख लो, ये रही तुम्हारी आंखें, समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, ऐसे करके रेस गई, टकराई, ऐसे मेरे आंखों में गई। अब सुनो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, हम किसी इमेज को कैसे देखते हैं, क्या होता है, लाइट जाती है, मान लो ये मार्कर मेरे सामने है, तो लाइट आ रही है, रूम में जो लाइट है वो इसमें टकरा के मेरी आंखों में जाती है। जब आंखों में जाती है ना, तो आंख जो होता है वो उसी बात को रीट्रेस करता है। क्या करता है बच्चा? रीट्रेस करता है, ठीक। तो देखो होगा क्या, लाइट ऐसे आई, टकराई, टकरा के मेरे आंखों में गई, अब मेरी आंख क्या करेगी बच्चा, इसको रीट्रेस करने की कोशिश करेगी, चुप ऐसा कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा देखो, ठीक है। तो ये ऐसे फैला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात आगे जाके ऐसे कहीं मीट कर रहा होगा, तो रीट्रेस करने के चक्कर में लाइट जहां पे मीट की ना बच्चा, वहीं पे इस ए का इमेज बन जाएगा ए डैश, और इसके सारे पॉइंट के लिए हम सेम रूल को फॉलो करेंगे, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बी डैश। समझ गए? तो यहाँ पे थोड़ा फील है, ये चीज आप लोग देखते भी हो, जैसे बच्चा यहाँ पे ऐसे करके शीशा उषा रखा हुआ रहता है, ऐसे मान लो कुछ शीशा ऐसे टाइप से रखा हुआ रहता है, तो हम जब ऐसे करके देखते हैं, तो ये मार्कर को अगर मैं यहाँ रख दूंगा और ऐसे शीशे में देखूंगा, तो मुझे ये मार्कर ऐसे दिखाई देने लग पड़ेगा ना, ऐसा होता है। तो वो क्या रहा, लाइट इसमें से टकराई, मेरे आंखों में गई, मेरा आंख क्या करता है, उस पाथ को रीट्रेस करता है, बट रीट्रेस करते टाइम वो कभी बेंड नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता ऐसे जाके ऐसे बेंड होगा, नहीं, वो ऐसे सीधा सीधा ही जाएगा। तो सीधे सीधे के चक्कर में यहाँ मीट किया, तो ये हमें ए, यहाँ पे डैश बी डैश दिखाई दे दिया। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। अब इसके बारे में जरा थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। यहां पे जो बच्चा इमेज बनता है ना, इसमें ध्यान रखना प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा। इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज। समझ गए? मतलब इमेज का जो साइज रहता है और जो ऑब्जेक्ट का साइज रहता है वो दोनों सेम रहता है, मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन नहीं होता है। समझिए? मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1 आती है वैल्यू। अच्छा सर, आगे पढ़ाएंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अभी टेंशन मत लो। नेक्स्ट चीज है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर सेम फ्रॉम दी बच्चा कहां, मिरर से बच्चा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और जो इमेज, जैसे ये वाले डिस्टेंस को ना मिरर से लेकर जहां ऑब्जेक्ट का दूरी है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मिरर से लेकर जहां इमेज बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की जो दूरी रहती है वो हमेशा सेम रहती है। क्लियर है? पक्का? चलो, तो सर यहां तक हमें बात समझ में आ गई कि ऐसा होता है। और सर इसमें क्या हो सकता है, चलो देखो, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल। चलो देखो, अब सुनो बच्चों, अब जैसे बोलता है कि मान लो एक और वैरायटीज ऑफ थोड़े क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपसे बोला कि मैंने 2 मिरर लिया, समझ रहे हो, 2 मिरर लिया और उनको इंक्लाइन कर दिया एक दूसरे के किसी एंगल थीटा पे, ठीक। और मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को लाके इन दोनों के बीच में कहीं रख दे रहा हूं, ठीक। इन दोनों के बीच में अगर कहीं पे रख दे रहा हूं तो बताइए इसके कितने सारे इमेजेस बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, अगर मुझे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं तो कैसे निकाला जाता है, तो क्या तरीका जरा देखो। इसके मैं एक्चुअली 3 पार्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, इसके मैं 3 पार्ट कर दे रहा हूं। क्या
हमको सबसे पहले बेटा फॉर्मूला यूज करना है 360 डिवाइडेड बाई थीटा। क्या यूज करना है? 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अगर 360 डिवाइडेड बाई थीटा करने पे अगर मान लो कोई इवन नंबर आ गया, कैसा नंबर आ गया? इवन, ठीक, और दूसरा ऑड, ठीक, एक लिया मैंने इवन और एक ले लिया मैंने ऑड, ठीक है। एक ले लिया इवन और एक ले लिया ऑड, ठीक। तो अगर इवन आया तो हमारे लिए सीधा n इज इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। 360 बाई थीटा माइनस 1। जब आपको ये डिवाइड करने में क्या मिलेगा? इवन। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो मान लो दो मिरर है जिसको हमने इंक्लाइन कर दिया, मान लो सपोज करो 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? थीटा मान लो अगर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री एंगल पे अगर हमने दो मिरर को ऐसे करके लगा दिया, तब मैं आपसे नंबर ऑफ इमेजेस, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 360 डिवाइडेड बाई 60, कट किया, कितना आ गया? 6। अब 6 इवन है या ऑड है? तो आप बोलोगे सर जो 6 है वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो आंसर है ना बच्चा 6 माइनस 1, तो नंबर ऑफ इमेजेस के कितने बनेंगे? तो 5। समझ गया सर? पहला केस तो समझ में आ गया। दूसरा बताइए, अगर आपके पास ऑड आता है, क्या आता है आपके पास? ऑड, मतलब अगर हम लोग 360 बाई थीटा किए और हमारे पास n की वैल्यू, जो 360 बाई थीटा करके जो आंसर आया है वो आंसर अगर ऑड नंबर आया है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हो जाएगा बच्चा वो सीधा 360 बाई थीटा ही रह जाएगा। मतलब सर, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं तो ऑड के लिए मान लो दो मिरर है, ऐसे करके इंक्लाइन हमने कर दिया और यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया और इनके बीच का एंगल मान लो 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकल जाएगा बच्चा? 360 डिवाइडेड बाई 120, तो ये कितना आ गया आंसर? 3। तो 3 कैसा नंबर आया बच्चा? ऑड आया ना, तो ऑड केस में सीधा सीधा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाएंगे। और एक स्पेशल केस किया हमने, हम करते हैं कि ऑड के केस में ही इसको मैं स्टार बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन आ रहा है। अगर n की वैल्यू अगर कोई ऑड नंबर ही आ रही है, मतलब n की वैल्यू नहीं, 360 बाई थीटा करने पे अगर ऑड आ रहा है, 360 बाई थीटा करने पे अगर ऑड आ रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको इस एंगल के बाइसेक्टर पे, क्या बात कर रहा हूं मैं बच्चा? एंगल बाइसेक्टर पे अगर तुमने ऑब्जेक्ट को रख रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस बच्चा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस ये 360 बाई थीटा ही रह जाएगा। समझ गए? मतलब यही केस था, सुनो मेरी बात को, अच्छा सॉरी, मान लो यही केस था 3, ठीक है, यही केस था 3। अगर यहीं पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लिख देते तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाता? सॉरी, 360 बाई थीटा माइनस 1, ये सॉरी गड़बड़ हो जाता है। तो ऑड के लिए क्या होता है जनरली? 360 बाई थीटा, लेकिन अगर यही हमें क्या मिल जाए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उस केस में बच्चा क्या मिलेगा हमें? n 360 बाई थीटा माइनस 1। तो ये तीन चीजें हमारे पास रह गई। अगर सर कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में आ जाए तो डिवाइड करके देख लिया करो कि आप मैक्सिमम कितने इंटीजर्स तक पहुंच पा रहे हो। समझ रहे हो? मतलब मान लो मैंने कुछ डिवाइड किया, अगर एक और केस मैं ले लेता हूं फ्रैक्शन वाला, मान लो आपने 360 बाई थीटा किया और कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, सपोज करो अब देखो 360 बड़ा है और नीचे वाला एंगल उससे मैक्सिमम कितना तक जाएगा? ये एंगल 360 तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा ही रहेगा। मान लो मेरे पास फ्रैक्शन कुछ आ गया 9/6 करके, सपोज कर लो थोड़ी देर के 9/6 आ गया, तो ये मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम फ्रैक्शन इसका क्या हो सकता है वैल्यू? 6 इसको डिवाइड करेगा तो मैक्सिमम, अच्छा ये तो और ये हो जा रहा है ना, लाइक मैं 13 ले लेता हूँ, ठीक। तो 13, अब यहाँ पे देखो अगर इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या मिल सकता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 तक।
समझ गए? तो ये 4 केसेस हमारे पास हैं। ठीक, तो सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि प्लेन मिरर में क्या क्या कहानी बन सकता है। ठीक, अच्छा इस पे और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो ये बच्चे ये बहुत फेमस है, ये आपको कभी मिल सकता है, कहीं टकरा सकता है एनटीएससी एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में तो नहीं, या मिल भी सकता है, तो टेंशन की तो कोई बात नहीं है कि नहीं? कि अगर 3 केसेस हो गए कि 360/थीटा करेंगे, अगर इवन होगा तो 360/थीटा -1, ऑड होगा तो 360/थीटा। लेकिन ऑड के केस में अगर ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देंगे? एंगल के बाइसेक्टर में रख देंगे, मतलब ऐसे मिरर है इसके बीचों बीच रख देंगे, तो उस केस में भी 360/थीटा -1 ही होगा। जो इवन वाला केस था वही वाला बन जाएगा। समझ गए? ध्यान रखना। ठीक, कि अगर 360/थीटा अगर हमारे पास ऑड आ गया, कैसा आ गया? ऑड आ गया, तो ऑड आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस 360/थीटा ही होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को उस केस में स्पेशल बन गया, ये ऑब्जेक्ट को अगर हमने उसके एंगल के बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, मतलब दोनों एंगल के एकदम बीचों बीच अगर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तब उस केस में कैसा बनेगा? तब उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगी? 360/थीटा -1। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा सर, यहां तक की जो स्टोरी थी वो तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आगे क्या है? जैसे देखो यहाँ पे बच्चों में कुछ और क्वेश्चंस भी बना सकता हूं। जैसे मैं कहूं आपसे कि मान लो मिरर है, मान लो मिरर है और मिरर के सामने तुम कुछ ऐसे खड़े हो, समझना। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा मोशन का चैप्टर पढ़ा हो, मोशन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताया था, आप समझ लो। जैसे मान लो बच्चा एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो जाहिर सी बात है जितनी दूर पे ये खड़ा है x, तो इमेज भी इसी x दूरी पर ही बनेगा। तो चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं? u, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं? v। समझ में आया? ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? इमेज। ठीक है, अब सुनो बच्चे, रिलेटिव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद दिला देता हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अगर कोई चीज, अगर दो ऑब्जेक्ट अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर एक की वेलोसिटी अगर मान लो 20 है, एक की वेलोसिटी अगर मान लो 10 है, तो अगर मैं पूछूंगा कि बताओ a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में, कि a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो माइनस कर देंगे। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस कर देंगे। फील लेने के लिए आप जरा खुद सोचो, तुम मेरे साथ अगर दौड़ रहे हो 10 से तुम भी दौड़ रहे हो, 10 से मैं भी दौड़ रहा हूं, और दोनों अगर ऐसे ऐसे करके दौड़ रहे हैं, तो तुम मुझे देखोगे तो कैसा लगेगा कि तुम भी खड़े ही हो एक तरीके से, और तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे भी कैसा लगेगा कि खड़े ही है। तो दोनों एक दूसरे के लिए, तो बच्चा क्या है? एक दूसरे के लिए दोनों रेस्ट पे ही हो गए ना, ऐसे दोनों साथ में चल रहे हैं, तो समझ रहे हो? अब जरा सोचो, अगर आगे पीछे चल रहे हो तो अब देखो, जब साथ में चल रहे हो तो तुम्हारे लिए इसका वेलोसिटी 0, इसके लिए तुम्हारा वेलोसिटी 0। हाँ, जो ग्राउंड में खड़ा है उसके लिए तुम लोग दोनों 10 की स्पीड से जा रहे हो। समझ में आया? तो रिलेटिव मतलब हम इसको इससे रिलेट करके देख रहे हैं कि इससे इसका वेलोसिटी कितना ज्यादा है या इसका इससे कितना ज्यादा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जब जा रहे होंगे तो कैसे पता चलेगा कितना ज्यादा है कितना कम? तो दोनों बराबर से जा रहे हैं तो 0। अब अगर ये इसका पीछा कर रहा है तो जरा खुद सोचो, ये मान लो अगर 10 का स्पीड से जा रहा है और ये मान लो 30 की स्पीड से जा रहा है, ये 10 से और ये 30 से, तो बाहर में जो खड़ा है उसको तो ये 10 की स्पीड से दिखाई देगा, ये इसको 30 की स्पीड से दिखाएगा, लेकिन जो इसके ऊपर बैठा हुआ होगा उसको ये कितना से दिखाई देगा? जरा सोच के, तो इस पे अगर बैठ जाएगा तो ये तो 30 से चल रहा है, तो ये इसको सोच, ये ऐसा थोड़ी सोचेगा कि मैं 30 की स्पीड से इसको पकड़ रहा हूं, 10 से ये भी तो चल रहा है बच्चा, तो इसके लिए ये कितना में की स्पीड से चल रहा है? 20 की स्पीड से चल रहा है। तो इतना आपको हॉट पॉच, अगर आपको ये चीज अच्छे से समझना है, एक बार 9 का मैंने लेक्चर डाल रखा है, साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, मोशन डालना, उसका लेक्चर नंबर आई थिंक 3rd में मैंने ये चीज को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बाकी आप इतना याद रखो कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो दोनों को माइनस कर दो। मैंने कहा ये a है, ये b है, तो मैं आपसे पूछूंगी बताओ a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में, तो आप कर दो 20 - 10, सब 10 की स्पीड से जा रहा है। समझ गए? ये 10 की स्पीड से इसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, बाहर वालों के लिए 20 की स्पीड से ही चल रहा है। अच्छा, वैसे ही बच्चा अगर कोई चीज मान लो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों अगर ऐसे आ रहे हैं, तब सर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? मान लो ये a है, ये b है बच्चा, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? तो सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बच्चा, अगर आप लोगों का बेसिक्स नहीं क्लियर है तो दिक्कत होगा, समझ रहे हो ना? तो 9th के भी लेक्चर्स में डाल रहा हूँ, मोशन चैप्टर मैंने डाला है, एक बार उसको पढ़ लो तो आपके लिए पूरी फिजिक्स आसान हो जाएगी। तो a इधर और b दोनों अगर आमने सामने से आ रहे हैं, तो मान लो अगर ये बच्चा 10 की स्पीड से आ रहा है और ये 15 की स्पीड से आ रहा है, ठीक, तो जो बाहर खड़ा हो उसको तो दिखाई देगा 10 से, और बाहर वाले को 15 दिखाई देगा, लेकिन जो इस पे होगा
उसके लिए मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू फॉर्मूला तो वही लगाएंगे बच्चा जो यहाँ पे लगाया था, va माइनस vb। लेकिन बेटा v का देखो, अगर इधर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी एक तरफ अगर आपने पॉजिटिव माना है तो दूसरी तरफ क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, मतलब ये माइनस vb हो जाएगा। तो va प्लस vb मतलब 10, इधर इसका 10 इसका 15, तो ये इसके लिए कितने स्पीड से जा रहा है, 25 की स्पीड से जा रहा है। समझ गए? तो कुछ नहीं है, इतना दिमाग मत लगाओ, जब अगर सेम डायरेक्शन जाएगा तो माइनस कर देना और जब ऐसे आएगा तो प्लस कर दोगे। समझ गए? अब मैंने ऐसा क्यों बताया, होता क्या है ना बच्चा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक मान लो तुम मिरर में 20 की स्पीड से दौड़ रहे हो, कितने की स्पीड से दौड़ रहे हो, 20 की स्पीड से दौड़ रहे हो, तो आपसे पूछेगा बताओ कि इमेज कितने की स्पीड से दौड़ रहा होगा। तो मुझे इतना तो पता है कि मैं 20 से दौड़ रहा हूं, तो ये भी कितने से दौड़ रहा होगा, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही दौड़ रहा होगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में पूछा कि बताइए कि आप अगर 20 की स्पीड से इमेज की तरफ दौड़ोगे तो ऑब्जेक्ट कितनी की स्पीड से दौड़ेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का अगर स्पीड पूछा है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर इसका इमेज का स्पीड अगर बच्चा पूछा है, तो दोनों वेलोसिटी देखो आमने सामने आ रहा है ना, तो जब आमने सामने आएगा तो क्या कर देना, बोलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज इज इक्वल टू vo माइनस बोलो vi। तो बेटा vi का इसके लिए पॉजिटिव तो इसके लिए नेगेटिव, तो माइनस और vi कर दो, तो vo प्लस vi। समझ गए? तो ये 20 है, 20 टोटल कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कुछ कैसे मैंने निकाला? तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में अब इससे ज्यादा वो टफ क्वेश्चन करके आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों ने लाइट की हिस्ट्री पढ़ ली, कहां से आया, लाइट ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, न्यूटन भाई साहब, फिर हाइजेन, फिर मैक्सवेल, फिर प्लैंक, फिर प्लैंक के बाद कौन आ गए थे यार, हाँ प्लैंक के बाद फिर आइंस्टीन आ गए थे, ठीक है। तो ऐसे करके एक के बाद एक बार से वो हिस्ट्री पढ़ ली। सेकेंड हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम में 2 रेज की जरूरत होती है, और हम तभी चीजों को देख पाते हैं जब लाइट टकरा के मेरे आंखों तक पहुंचेगी तब। प्लेन मिरर कैसे बनता है ये बता दिया मैंने कि सिल्वर एक तरफ शीशा लगा दिया, एक तरफ पेंट कर दिया, ठीक। और मैंने क्या बताया बच्चा कि जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा इमेज बनाता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा इमेज रहता है, जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही दूरी पे इमेज रहता है, ठीक है, पक्का। और वर्चुअल इमेज बनता है क्योंकि जो इमेज बना है उसको हम शीशा के अंदर हाथ डाल के स्क्रीन नहीं रख सकते, हाथ डालोगे शीशा में छेद हो जाएगा, समझे। तो वर्चुअल और लेटरल इमर्जन मतलब हमारा जो राइट रहता है शीशा के लिए क्या बन जाता है, लेफ्ट, क्योंकि मैं अगर शीशे में ऐसे देख रहा हूँ, ये मेरा राइट है अभी, तो शीशे में तो ये ऐसे दिखाई देगा ना इस तरीके से, तो जो मेरा राइट होगा वो लेफ्ट। देखो ना एम्बुलेंस को उल्टा इसीलिए लिखा जाता है ना ताकि सीधा दिखाई दे, समझ गए। और उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा कॉन्सेप्ट, ये इतने एंगल पे रखेंगे तो क्या होगा, और दूसरा जो तुम्हें फंसाने वाला क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसे करके पूछ लेगा कि बताओ ऑब्जेक्ट अगर इतने से दौड़ रहा है तो इमेज की स्पीड, अगर आपसे पूछा कि इमेज की स्पीड क्या होगी तो इमेज की स्पीड bc होगी, लेकिन आपसे पूछेगा कि बताओ ऑब्जेक्ट की स्पीड इमेज के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, या पूछ दिया कि इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तब 40 होगा। ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन बोला आप 20 से दौड़ रहे हो तो इमेज भी 20 से दौड़ रहा है, लेकिन आपसे पूछेगा कि बताओ आपके लिए इमेज कितना से दौड़ रहा होगा तो 40 हो जाएगा, समझ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो हम लोगों ने एक पार्ट इंट्रोडक्शन और प्लेन मिरर को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा लंबा होगा, जिसमें हम लोग एक क्लास हम लोग खत्म करेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को, मतलब रिफ्लेक्शन पोर्शन नेक्स्ट क्लास में फिनिश, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को लेक्चर पसंद आए। तो 9th वाले बच्चों आपके सिलेबस में केवल रिफ्लेक्शन है, और बाकी जो CBSE वाले बच्चे जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनमें रिफ्रैक्शन भी है 10th वाले, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो।